हेलो गाइस, दिस इज अंकित तिवारी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डाइवर्जन मेंटोर अंकित। ठीक है, लेट्स वी स्टार्ट द आवर न्यू चैप्टर द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। ठीक है, तो अब बेटा अब इसमें मेरा सबसे पहली टॉपिक ये होगी ग्लोबलाइजेशन। यानी कि ग्लोबलाइजेशन होगा तभी कोई वर्ल्ड बनेगा, ग्लोबल वर्ल्ड बनेगा। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट टॉपिक है द प्री मॉडर्न वर्ल्ड। यानी कि मॉडर्न वर्ल्ड के पहले वाला जो वर्ल्ड है वो कैसा था। ठीक है, तो था कैसा, आप सुनिए। ग्लोबलाइजेशन कोई भी न्यू फिनोमिना नहीं था। बस ये था, ये है कि एंशिएंट टाइम में हुआ ये करता था कि जो ट्रैवलर्स थे, ट्रेडर्स थे, पीएस थे, वो दूर दूर तक जाया करते थे, इंटरलिंक करते थे। मतलब एक कंट्री को दूसरे कंट्री से इंटरलिंक करते थे और वो दूर दूर तक जाया क्या करते थे, वो नॉलेज के बेसिस पे जाया करते थे। कोई न कोई अपॉर्चुनिटी उनके साथ थी या फिर स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट की वजह जाते थे। ठीक है, अब बात ये आई कि अब वो जाते थे, अगर कहीं भी जाएंगे तो कुछ न कुछ अपने साथ लेके जाएंगे। तो लेके वो अपने साथ कैरी क्या करते थे, वो कैरी क्या करते थे, कुछ गुड्स लेके जाते थे। मनी मीन्स अपने यहाँ की जो करेंसी है वो हमारे यहाँ की करेंसी से इमर्ज कराते थे, बताते थे न्यू करेंसी को। वैल्यूज, जो मेजरमेंट की वैल्यूज होती थी, यानी कि जैसे रुपया हो गया, पैसा हो गया, नाप ताप वेट वाला सिस्टम हो गया। ठीक है, जर्म्स, डिजीज एंड क्रॉप्स। भाई नए नए लोग आएंगे तो अपने साथ कुछ न कुछ जर्म्स को लेके आएंगे। उनके पास कुछ ऐसी डिजीज होंगी जो हमारे यहाँ पहले से अवेलेबल नहीं होगी, कुछ ऐसी क्रॉप्स होगी जो कि हमारे यहाँ पहले से अवेलेबल नहीं होगी। ठीक, और ये पूरा सिस्टम लिंक किससे था, इंडस वैली सिविलाइजेशन से लिंक था। ठीक है, और इंडस वैली सिविलाइजेशन किन दो जगहों के बीच में है, चाइना और वेस्ट अफ्रीका के बीच में। यानी कि अपनी इंडिया के जो जम्मू कश्मीर वाला इलाका है उस बेल्ट में इंडस वैली सिविलाइजेशन है, यानी कि अफ्रीका, पाकिस्तान वगैरह एरिया में। ठीक है, अब हमारी दूसरी सब टॉपिक है कि सिल्क रूट लिंक द वर्ल्ड। सिल्क रूट किस तरह से वर्ल्ड को लिंक कर रहा है। ठीक है, सिल्क रूट एक गुड एग्जांपल ऑफ वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड। यानी कि प्राचीन समय में, यानी कि मॉडर्न एज ट्रेड के पहले से जो ट्रेड हो रहा है उसका एक गुड एग्जांपल है क्या, सिल्क रूट। अब सिल्क रूट क्या था, वेस्ट बाउंडेड चाइनीज सिल्क कार्गो एलॉन्ग दिस रूट। और ये अपने साथ जो चाइनीज के सिल्क कार्गो वाले हैं उसको अपने साथ जोड़ा हुआ था। और सिल्क रूट कहाँ पे है इसको मैं अभी आप लोगों को स्टैब्लिश करके बताता हूँ मेरे लाल। ठीक है, ये जैसे अपना इंडिया वाला पोर्शन है, इंडिया वाला पोर्शन है, और इधर क्या है, चाइना है, इधर चाइना है, और इधर क्या है अपना यूरोप, इधर क्या है, यूरोप है। तो अब ये चाइना और यूरोप, ये बेल्ट जो है बेटा ये क्या कहलाता है, अपना सिल्क रूट बेल्ट। हिस्टोरियन हैव आइडेंटिफाइड सेवरल सिल्क रूट लैंड एंड सी। यानी जो हिस्टोरियन थे वो बहुत सारे अपने सिल्क रूट को फाइंड किए थे, किस बेसिस पे, लैंड और सी के बेसिस, बहुत सारे रूट्स को। अब देखो बेटा, चाइनीज पोट्री क्या करने के लिए, चाइनीज पोट्री भी इसी पे सेम रूट पे ट्रेवल करते थे। क्यों करते थे, व्हाई वाज द चाइनीज पोट्री ट्रेवल द सेम रूट, क्यों, टेक्सटाइल एंड स्पाइसेस फ्रॉम इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। किसके लिए वो ट्रेड करने के लिए आया करते थे, टेक्सटाइल के लिए, मसालों के लिए, इन सब चीजों के लिए वो ट्रेड करने आते थे। ट्रेड एंड कल्चर, अब देखो ये बस ट्रेड ही हो रहा, ट्रेड की बात ऊपर हो गई है। अब ट्रेड के साथ साथ क्या हुआ, कल्चर्स भी एक्सचेंज हुआ करते थे। तो ट्रेड एंड कल्चर एक्सचेंज ऑलवेज वेंट टू हैंड इन हैंड। यानी कि हैंड टू हैंड मतलब हम आपके यहाँ कुछ चीजों को लेके गए और आपको कुछ चीजें दे के गए। ठीक है, क्रिश्चियन मिशनरी ट्रैवल भी, क्रिश्चियन मिशनरी भी इसी रूट से ट्रैवल करते थे। मुस्लिम टीचर्स फ्यू सेंचुरी लेटर, पहले क्रिश्चियन मिशनरी वगैरह आए, फिर कौन लोग आए, मुस्लिम मिशनरीज आए, बुद्धिज्म आए सेवरल, और बुद्धिज्म आए। तो इन जो रूट्स के बहुत सारे डायरेक्शन को इंटरसेक्ट मिलाने वाली चीजों को फाइंड किए, ये जो सिल्क रूट था उसको। ठीक है, अब देखो ये जो अब आएंगे तो हैंड टू हैंड ट्रेड को भी कर रहे हैं, कल्चर को भी कर रहे हैं, अपनी जो आइडियाज उसको भी क्या करते हैं, वर्ल्ड में इमर्ज करते हैं। जहां जहां भी जाएंगे अपनी आइडियाज को ये
वहां पे पेश करेंगे। ठीक है, तो हमारी पिछली टॉपिक कंप्लीट हो गई थी। अब मेरी नेक्स्ट सब टॉपिक है 1.2 फूड ट्रेवल्स। अब फूड भी ट्रेवल्स कर रहा था, मैं आपको पहले ही बताया हूँ कि गुड्स वगैरह सब कुछ ट्रेवल किया जाता है। तो अब ये चीज होती है स्पेगेटी एंड पोटैटो। ट्रेवल्स मूव कौन किए, सॉरी फूड कौन से मूव किए, स्पेगेटी एंड पोटैटो। ट्रेवलर्स एंड ट्रेडर्स आते हैं तो हमारे यहाँ न्यू न्यू क्रॉप्स को क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस कराते हैं, जिसमें हमारी न्यू क्रॉप्स कौन सी हैं, स्पेगेटी और नूडल्स। स्पेगेटी कहाँ से मिली, नूडल्स ट्रेवल वेस्ट फ्रॉम चाइना टू बिकम स्पेगेटी। ये जो नूडल्स था वो इंट्रोड्यूस पहले कहाँ हुआ बेटा, चाइना में। कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ, चाइना में। अब ये चाइना से किधर चला गया, वेस्ट में, यानी कि यूरोप एरिया में स्पेगेटी के नाम से जाना जाएगा। अरब ट्रेडर्स किस नाम से पाए इनको, पास्ता के नाम से पाए। कब, 5th सेंचुरी में। ठीक है, अब क्रिस्टोफर कोलंबस आते हैं तो वो भी नई क्रॉप से हमें इंट्रोड्यूस कराते हैं। ठीक है, किस एरिया को इंट्रोड्यूस कराते हैं, यूरोप और एशिया वालों को इंट्रोड्यूस कराते हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ के रहने वाले थे, अमेरिका के रहने वाले थे, यानी कि अमेरिका को डिस्कवर करने वाले थे। अब अमेरिका से यूरोप और एशिया में कौन सी चीजें आई हैं, पोटैटोज आया है, सोया आया है, ग्राउंड नट आया है, मेज आया है, टोमेटोज आया और चिलीज और स्वीट्स आए हैं। ठीक है, अब न्यू क्रॉप कुड मेक, अब नई नई फसलें भी आएंगी तो क्या करेंगी, डिफरेंस क्रिएट की किसके बीच में, लाइफ और डेथ के बीच में। कैसे डिफरेंस क्रिएट कर रही हैं, बल्क क्वांटिटी में लोगों के पास होना शुरू हो गया क्या, पोटैटोज। अब जब बल्क क्वांटिटी में, तो जो पहले लोग खाने के लिए परेशान हो रहे थे वो क्या किए, देखो दिया, यूरोप्स पुअर बिगन टू ईट बेटर एंड लिव लॉन्गर विद द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑफ हम्बल पोटैटो। यानी ज्यादा पोटैटो आने की वजह से लोग ज्यादा क्वांटिटी में खाना शुरू कर दिया, मतलब खाने के लिए अच्छा हुआ। लेकिन समस्याएं एक चीज हो गई, डिजीज आ गई किसमें, पोटैटोज में, जिन्होंने क्या किया, पोटैटो की क्रॉप्स को 1814 यानी कि 1814 का जो एज था, यानी कि 1845 1841 टू 1849, यानी कि 1845 में एक फैमिन आती है, आयरिश पोटैटो फैमिन, जिन्होंने क्या की, पोटैटो की क्रॉप्स को बर्बाद किया और लोग उसको खा के ज्यादातर संख्या में मरना शुरू हो गया। डिजीज की वजह से ज्यादातर लोग मरना शुरू करते हैं। ठीक है बेटा, तो हुआ क्या, फूड ट्रेवल्स। कैसे फूड ट्रेवल्स किया, यानी कि बहुत नई क्रॉप्स को इंट्रोड्यूस किए। नूडल्स आए कहाँ से, चाइना से, किधर की तरफ, वेस्ट की तरफ। अरब ट्रेडर्स पास्ता के नाम से इसको पाए, स्पेगेटी को। और क्रिस्टोफर कोलंबस आया तो उन्होंने यूरोप और एशिया को कुछ नई फसलों को इंट्रोड्यूस कराया, जैसे पोटैटो हो गया, सोया हो गया, ग्राउंड नट हो गया, मेज हो गया, टोमेटोज हो गया, चिलीज हो गया, स्वीट हो गया। ठीक है, अब ये जो नई नई फसलें आई वो लोगों के बीच में डिफरेंस, लाइफ और डेथ के बीच में डिफरेंस क्रिएट करना शुरू की। एक बार फैमिन आती है कब, 1814 के मिड एज में, और उस समय क्या होते हैं, फैमिन आने की वजह से बहुत सारे लोग मर जाते हैं। ठीक है, अब हमारी नेक्स्ट टॉपिक कौन सी है, यूरोप्स कंक्वेस्ट डिजीज एंड ट्रेड। कंक्वेस्ट मतलब जीत लिया गया, या फिर कोई बीमारी डिजीज आ गई तो भी हम क्या करते हैं, एक दूसरे तरफ मूव कर देते हैं। और ट्रेड मतलब व्यापार करने की वजह से भी हम क्या करते हैं, एक दूसरे कंट्री की तरफ मूव करते हैं। तो क्या हुआ, यूरोपियन सेलर सेल्ड दियर बोट एंड फाउंड मेनी सी रूट। अब क्या करते हैं, समस्याएं आ रही है तो लोग बहुत सारे रूट्स को फाइंड किए। अब इसमें डिस्कवर होता है कौन, अपना अमेरिका। अब अमेरिका डिस्कवर किया तो उन्होंने हमें बहुत कुछ बताया, एबंडेंट क्रॉप्स और मिनरल, बहुत सारे क्वांटिटी में उसके पास क्रॉप्स थे, मिनरल्स थे, जिसके वजह से क्या होंगे, अब लोग क्या होंगे, आगे बसना शुरू कहाँ पे चल कर देंगे, अमेरिका की तरफ। बताया हूँ कि क्या हुआ, आयरिश पोटैटो की वजह से बहुत सारे डिजीज हो गई, तो डिजीज बहुत सारे आयरिश पोटैटो फैमिन आ गई, जिसकी वजह से लोग मरना शुरू हो गए। अब पेरू, और जिसकी वजह से ये क्या था, अमेरिका अबंडेंट क्रॉप्स और मिनरल्स इसके पास थी, जिसकी वजह से क्या हुई, पेरू और मैक्सिको की जो सिटीज थी वो अपनी वेल्थ को बनाने में एबल हो गई, क्योंकि ट्रैवल्स कर रहे हैं तो आके यहाँ पे अपनी इनकम को बढ़ा रहे हैं। पोर्टुगीज एंड स्पेनिश, अब क्या होगा,
अब लोग आएंगे एक जगह से दूसरी जगह की, तो वहाँ के जो प्रेजेंट डे में रहने वाले लोग हम उनसे क्या करेंगे, लड़ेंगे। अब लड़ेंगे तो क्या होता है, पोर्टुगीज एंड स्पेनिश कॉन्क्वेस्ट एंड कॉलोनाइज ऑफ अमेरिका, ये लोग क्या करते हैं, जीतते हैं और अमेरिका को कॉलोनाइज कर देते हैं। अमेरिका को जब कॉलोनाइज कर देते हैं तो अब इसको क्या, जीतने के पीछे का वीपन क्या था, मोस्ट पावर वीपन ऑफ द स्पेनिश कॉन्क्वेस्ट वाज नॉट ए कन्वेंशनल मिलिट्री वीपन एट ऑल, यानी कि इनको जीतने का बस एक ही रीजन नहीं था कि जो वीपन के सहारे ही और मिलिट्री के सहारे नहीं जीते, बल्कि उसमें एक मेजर रोल प्ले करने वाला कौन सा है, जर्म्स भी। जर्म्स क्या करता है, और इनके यहाँ यूरोपियंस के पास क्या था, स्मॉल पॉक्स था। स्मॉल पॉक्स था जिसकी वजह से यूरोप में बहुत सारे लोग मरना शुरू हो गए। तो मरने की वजह से अब ये लोग डेडली किलर माना गया, कौन, स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स जब डेडली किलर माना गया तो उस समय ऐसा देखने को मिला, पॉवर्टी और हंगर क्या हो गया था बेटा, यूरोप में एक कॉमन हो गया था। मतलब आदमी कभी भी क्या, बहुत ज्यादा गरीबी आ गई थी, बहुत ज्यादा भुखमरी आ गई थी। तो जब भुखमरी और गरीबी आ जाएगी तो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट भी देखने को मिलेगा, किसमें, पीपल्स में। आपस में क्या करते थे लोग, दंगे कर देते थे, बवाल हो जाता था। और फ्लेड यूरोप फॉर अमेरिका, कॉलोनाइज किए थे, लेकिन फिर भी क्या हुआ, ज्यादातर लोग किधर की तरफ मूव किए, अमेरिका की तरफ मूव कर दिए। इस समय समस्या आई, तो इस समय जबकि पहले माना जाता था चाइना और इंडिया क्या है, एक रिचेस्ट कंट्री मानी गई जाती थी, यानी कि पैसे वाली। लेकिन जैसे ही ये लोग क्या किए, इधर की तरफ मूव करते हैं, यानी कि अमेरिका और एशिया की तरफ मूव करते हैं, एशिया की तरफ, तो इंडिया को पहले से ही क्या किए थे लोग, कॉलोनाइज कर लेते हैं। और जबकि चाइना क्या करता है, अपने आप को ओवरसीज को रिस्ट्रिकेट करता है और अपने आप को आइसोलेट करता है, जिसके वजह से अब अमेरिका क्या हो गया था, पावरफुल होना शुरू हो गया था। सेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड कैसे बनना शुरू हो गया था, सुनो, बनना इस तरह से शुरू हुआ कि जो लोग यूरोप से क्या कर रहे थे, माइग्रेंट कर रहे थे, वो आके इस्टेब्लिश किधर हो रहे थे, सेटल किधर हो गए थे, अमेरिका में। अब बताया हूं कि कॉलोनाइज भी कर लिए थे, जिसके वजह से अमेरिका धीरे धीरे क्या बन गया था, सेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड बन गया था, और अमेरिका धीरे धीरे बहुत ज्यादा फ्लरिश हो रहा था। द 19th सेंचुरी 18th 15th, मतलब पूछेगा हो गया था। अब देखना है कि 19th सेंचुरी आते आते क्या क्या इम्पैक्ट पड़े और किस तरह से जो इकोनॉमी है वो शेप ले रही है, ठीक है। ग्लोबल इकोनॉमिक, पॉलिटिकली, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चर एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर इंटरेक्ट इन कॉम्प्लेक्स, यानी कि एक दूसरे से इंटरेक्ट हो रहे हैं कॉम्प्लेक्स वे में, टू ट्रांसफॉर्म सोसाइटी एंड रीशेप एक्सटर्नल रिसेप्शन। क्या क्यों इंटरेक्ट हो रहा है कि जो सोसाइटी उसको बदलने में और उसको सोसाइटी को रीशेप देने में और एक्सटर्नल जो रिलेशन है उसको बनाने में क्या कर रहा है, एक दूसरे से इंटरेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब ये इंटरेक्शन किन बेसिस पे हुआ, यानी कि डेवलपमेंट के कितने मूवमेंट फैक्टर हैं, ठीक है। द 3 टाइप ऑफ मूवमेंट आर फ्लो, कितने प्रकार के होते हैं, पहला होता है फ्लो, 3 टाइप के होते हैं बेटा। पहला होता है फ्लो ऑफ ट्रेड, फ्लो ऑफ लेबर एंड फ्लो ऑफ कैपिटल। फ्लो ऑफ ट्रेड में होता है ट्रेड इन गुड्स, मतलब इसमें फ्लो क्या करता है, गुड्स फ्लो करते हैं, जैसे क्लॉथ हो गया या फिर कोई फूड ग्रेन्स हो गए, व्हीट वगैरह। और दूसरे फ्लो ऑफ लेबर, लेबर क्या करेंगे, माइग्रेट करेंगे, पीपल क्या करेंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाएंगे, क्या, टू सर्चिंग जॉब और वर्क। अब तीसरी चीज क्या होती है, फ्लो ऑफ कैपिटल। कैपिटल का फ्लो मतलब किसी फॉरेन कंट्री में जाके या फिर किसी अनदर कंट्री में जाके हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्लो ऑफ कैपिटल। ऑल 3 फ्लो, यानी कि ये जो तीनों फ्लो है वो क्लोजली इंटरवोवन एंड इफेक्टेड पीपल्स लाइफ। ये क्या करते हैं, पीपल्स की लाइफ को इफेक्ट करते हैं और एक दूसरे से इंटरवोवन है। लेकिन कभी कभी देखा जाए तो ये जो इंटर कनेक्शन है कुड सम टाइम भी ब्रोकन, कभी कभी देखा जाता है कि ये टूट भी सकते हैं। जैसे कभी ये देखा जाए कि लेबर माइग्रेशन वाज ऑफ्टन मोर रिस्ट्रिक्टेड देन गुड्स और कैपिटल। एक समय ऐसी आती है कि जो लेबर्स का माइग्रेशन होता है वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है रिलेटिवली, किसके अपेक्षा में, गुड्स और कैपिटल्स के फ्लो की अपेक्षा में। तो 19th सेंचुरी में क्या हुआ, आते आते
इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल, टेक्नोलॉजिकली फैक्टर जो होते हैं वो एक कॉम्प्लेक्स में एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं। क्यों इंटरेक्ट कर रहे हैं? टू ट्रांसफॉर्म सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करने में, और जो एक्सटर्नल रिलेशन है यानी कि दूसरे देशों से रिलेशन को मेंटेन रीसेप देने के लिए। और ये बेसिक नीड की, ये सब बेसिक रूप से किन तीन फैक्टर पे डिपेंड करता है? मोमेंट या फ्लो ऑफ ट्रेड, फ्लो ऑफ लेबर, फ्लो ऑफ कैपिटल। फ्लो ऑफ ट्रेड क्या होता है? ट्रेड इन गुड्स। और फ्लो ऑफ लेबर माइग्रेशन, यानी कि लोग पीपल जो होते हैं एक स्थान पे से दूसरे स्थान पे। फ्लो ऑफ कैपिटल, हम किसी स्थान पे जाके क्या करते हैं? अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। और ये तीनों जो फैक्टर हैं वो क्या है? क्लोजली इंटरवुवन है और क्या करते हैं? लोगों की लाइफ्स को अफेक्टेड करते हैं, ठीक। इंटर करेक्शन कुड समटाइम, कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि जो इंटर करेक्शन है इनका वो ब्रोकन हो जाता है। जैसे क्या होता है? लेबर माइग्रेशन वाज ऑफ्टन मोर रिस्ट्रिक्टेड, किसके अपेक्षा में? कभी कभी रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं गुड्स और कैपिटल के अपेक्षा में लेबर के माइग्रेशन शुरू हो गए थे। तो क्या होगी? वर्ल्ड इकोनॉमी अपना शेप लगी, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमी कैसे शेप ली है? ये मेजर पॉइंट है हमारी। सेल्फ सफिशिएंट इन फूड, यानी कि अब क्या होगा? पहले फूड की बात हो रही थी, तो यहाँ पे अब ये होगा कि बस सेल्फ सफिशिएंट फूड का मतलब हो गया कि बस खाने के लिए का मतलब आप गरीब हो गए। मतलब गरीब लोग क्या करते हैं? अपनी बस खाने के लिए फूड को ग्रो करते हैं। मीन्स लोअर लिविंग स्टैंडर्ड एंड सोशल कॉन्फ्लिक्ट। अब सिर्फ और सिर्फ सेल्फ सफिशिएंट के लिए अगर आप फूड ग्रो कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका लिविंग स्टैंडर्ड लो हो गया, जिसकी वजह से ये देखने को मिलता है सोशली कॉन्फ्लिक्ट हुआ, यानी कि समाज में आप क्या हो रहा है? ऊपर और नीचे का एक लेवल देखने को मिलता है। तो उसकी कंडीशन क्या हो गई थी? फूड ग्रेन्स की कंडीशन ब्रिटेन में क्या हो गई थी बेटा? कि अर्बन सेंटर एक्सपैंड हो रहे थे और इंडस्ट्री ग्रो होते थे, जिसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट वेंट अप पुशिंग अप फूड ग्रेन्स प्राइस, जिसकी वजह से क्या हुआ? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट वेंट अप होते जाए, कम होते चले गए, और पुशिंग अप फॉर फूड ग्रेन्स प्राइस, और फूड ग्रेन्स की प्राइस क्या होती चली? बढ़ती हुई चली गई, जिसका इम्पैक्ट ये निकल के मिला कि जो लैंड थी, लैंड ग्रुप्स वाले थे, यानी कि जो खेती बाड़ी करने वाले थे, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा वो प्रेशर में आ गए। और प्रेशर में आया तो उन्होंने क्या किया? इसको देखते हुए गवर्नमेंट क्या करती? गवर्नमेंट आल्सो रिस्ट्रिक्टेड द इम्पोर्ट ऑफ कार। अब बात ये हुई कि जब खेती कम करने वाले लोगों की संख्या हो जाएगी तो क्या होगी? बाहर से एक्सपोर्ट करने की चीजें हो जाएंगी। जब बाहर से एक्सपोर्ट की तो अपने यहाँ के जो लैंड ओनर्स थे वगैरह, जो खेती बाड़ी के काम करने वाले थे, उनको प्रिवेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? कॉर्न लॉ अप्लाई किया। लेकिन जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे और अर्बन ड्वेलर्स थे, उन्होंने क्या किया? गवर्नमेंट को फोर्स किया कि जो कॉर्न लॉज लगाया गया उसको आप क्या करिए? एबॉलिश करिए। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है, व्हाई वाज द कॉर्न लॉ इम्प्लीमेंटेड? तो हमारा आंसर रहेगा कि द कॉर्न लॉ वाज इम्प्लीमेंटेड बिकॉज द गवर्नमेंट वांट टू प्रिवेंट द फार्मर ग्रुप्स या पीजेंट ग्रुप्स ऑफ ब्रिटेन, ठीक। तो अब ये प्रेशर में आके गवर्नमेंट ने क्या किया? एबॉलिश कर दिया कॉर्न लॉ को। और जब कॉर्न लॉ को एबॉलिश किया तो उसका इम्पैक्ट ये निकला कि ब्रिटिश एग्रीकल्चर वाज अनेबल टू कम्पीट विथ इंपोर्ट्स। तो जो ब्रिटिश एग्रीकल्चर थी वो कम बाहरी प्रोडक्ट्स की अपेक्षा बाहर से आने वाले फूड ग्रेन्स से क्या कर रही? कम्पीट नहीं कर पाई, ठीक है। और क्या हुआ? ज्यादातर लैंड क्या हो गई? अनकल्टिवेटेड हो गई। हजारों की संख्या में लोग क्या हुए? अपने कामों को छोड़ दिए और क्या किए बेटा? माइग्रेट्स कर दिए। माइग्रेट्स करने के बाद एक इम्पैक्ट और देखने को मिलता है 19th सेंचुरी में फास्टर इंडस्ट्री ग्रो अप हुई। मोस्ट फूड क्या हुआ? उनकी जरूरत हुई इंपोर्ट करने की। और इंपोर्ट फूड्स कहाँ से किए जाने शुरू हो गए? ईस्टर्न यूरोप, रसिया, अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। इंपोर्ट जब देखे लोग तो क्या किए? उधर की तरफ मूव करना शुरू हो गए। और एग्रीकल्चर को देखने की वजह देखते देखते लोग क्या किए? क्लियर अपनी लैंड्स को क्या किए? क्लियर करने लगे। किसके लिए? एग्रीकल्चर के लिए। रेलवे का एक्सपेंशन हुआ। एक्सपेंशन इसलिए हुआ कि जो फूड ग्रेन्स सी पोर्ट से आ रहा था वो सिटीज तक पहुंचाया जा सके। न्यू हार्बर बिल्डअप, ओल्ड वंस एक्सपेंडेड टू शिप द न्यू कार्गोज। और जो पुरानी शिपें थी, जहाज थी, वो क्या हुई?
नए नए कार्गोज में, मतलब भारी वाहन को भारी कार्गोज को ढोने के लिए बना दी गई। अब क्या हुआ, अब ये कल्टीवेशन वाला मामला आ गया, कल्टीवेशन और कैपिटल एंड लेबर का फ्लो। कल्टीवेशन का मतलब जो अब आदमी जाएंगे तो वहां पे क्या करेंगे, अपना घर बनाएंगे, रहेंगे, और रहेंगे तो उनको भी फूड ग्रेन्स की जरूरत है। कैपिटल फ्लो कर रहा है तो कैपिटल फ्लो करेगा। कैपिटल फ्लो कहाँ से होता था, उसकी मेजर सिटी थी लंदन। और डिमांड ऑफ लेबर, किस स्थान पे डिमांड ऑफ लेबर हुए, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। तो इसका समअप ये है, ध्यान से देखो। अब इसका एक इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे कहाँ पे, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा, सेल्फ सफिशिएंट का मतलब हुआ कि मीन्स लोअर लिविंग एंड स्टैंडर्ड एंड सोशल कॉन्फ्लिक्ट। फूड ग्रेन्स इन ब्रिटेन, अर्बन सेंटर एक्सपेंडेड। अर्बन सेंटर क्या हुआ, बढ़ता चला गया, जिसकी वजह से इंडस्ट्री भी बढ़ती चली गई और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स क्या हो गए, वेंट अप हो गए, मतलब धीरे धीरे गायब होते चले गए, जिसकी वजह से क्या हुआ, फूड ग्रेन्स की प्राइस को बढ़ना शुरू हो गई। अब इसका एक इम्पैक्ट पड़ा कि जो लैंड ग्रुप्स था वो प्रेशर में आ गया। फिर उसके बाद उसको देखते हुए गवर्नमेंट ने क्या किया, कॉर्न लॉ को अप्लाई किया। कॉर्न लॉ को इसलिए अप्लाई किया कि टू प्रिवेंट द फार्मर्स ऑफ ब्रिटेन। लेकिन क्या हुआ, वो फिर बाद में उनको बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर पड़ा, किसका, इंडस्ट्रियलिस्ट और अर्बन डेवलपर्स का, और उन्होंने क्या किया, कॉर्न लॉ को एबॉलिश कर लिया। कॉर्न लॉ को एबॉलिश करने के बाद ब्रिटिश का जो ब्रिटिश एग्रीकल्चर थी वो कम्पीट नहीं कर पाई, ठीक है। ज़्यादातर जमीनें क्या हो गई, अनकल्टिवेटेड हो गई। थाउजेंड ऑफ पीपल क्या हो गए, थ्रोन हो गए, अपने काम को क्या किया, छोड़ दिए। बहुत सारे लोग माइग्रेट कर दिए। अब माइग्रेट किए तो किसी जगह पे फिर पहुंचे, क्या करना शुरू किए, कल्टीवेशन किए। तो किसी स्थान पे पहुंचे तो कल्टीवेशन करने के लिए करेंगे तो वहां पे अपना क्या बनाए, वो अपना घर बनाए और वहीं पे रहना शुरू किए। और गए तो कैपिटल को भी लेके गए और लेबर को भी लेके गए। तो कैपिटल का मतलब लंदन, कैपिटल कहाँ पे फ्लो हुई, लंदन से फ्लो हो रही थी। और जो लेबर थे, लेबर मीन्स लेबर कहाँ पे फ्लो करेंगे, जहाँ पे लेबर्स की जरूरत होगी, यानी कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। इस तरह से अपना एक शेप ले रही है हमारी कौन सी, वर्ल्ड इकोनॉमी। अब इसका हम इम्पैक्ट देखेंगे कि हमारे इंडियन इकोनॉमी पे क्या पड़ता है, ठीक है। तो जो तीनों मूवमेंट्स होते थे उसका इम्पैक्ट इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ऐसे पड़ा बेटा कि जो ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट बिल्ट ए नेटवर्क ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन नेटवर्क। क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पे अगर इरिगेशन करा के ज़्यादा फूड ग्रेन्स को ग्रो कराएंगे तो वो कहाँ पहुँचाएंगे, इंग्लैंड, यानी कि अपने यहाँ, क्योंकि वहाँ पे ज़रूरत थी फूड ग्रेन्स की। तो उन्होंने क्या किया, बिल्ड किया इरिगेशन कैनल्स का, कहाँ पे, सेमी डेजर्ट एरिया में। सेमी डेजर्ट एरिया पे जहाँ पे क्या हुआ, वेस्टेज लैंड थी, उनको फर्टिलाइज्ड एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट करने के लिए। क्यों, क्योंकि ये और वो इसके वजह से इरिगेशन कैनल्स के बनवाने की वजह से वो क्या करेंगे, कॉटन को ग्रो करा पाए और वीट को ज़्यादातर ग्रो कराने में मदद। यानी कि ब्रिटिश क्या हमारे यहाँ आते हैं तो करवाते हैं कि बिल्ड ए नेटवर्क बनाते हैं इरिगेशन कैनल, यानी सिंचाई वाली नहरों का, जो क्या करे, हमारे जो वेस्टेज लैंड है, यानी कि जो डेजर्ट एरिया है जहाँ पे बारिश वगैरह कम होती, वहाँ पे एग्रीकल्चर को फर्टाइल बनाने के लिए, वहाँ की जो फील्ड्स हैं उनको फर्टिलाइज बनाने के लिए। क्यों, ज़्यादा अगर रहेगी तो ज़्यादा वो क्या करा पाएंगे, कॉटन और व्हीट्स वगैरह को और भी अदर फूड ग्रेन्स उनको ग्रो करा पाएंगे। और ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ क्या बनाई, पंजाब के क्षेत्र में कैनल कॉलोनीज बनाई। उन कैनल कॉलोनीज का वर्क यही रहता था कि वहां पे रहने वाले लोग क्या करेंगे, बस आसपास में रह के फार्मिंग का वर्क करेंगे, खेती बाड़ी का काम करेंगे, और जो भी प्रोड्यूस होगा उसको कुछ अपने सब्सटेंस के लिए यूज करेंगे, कुछ अपने सब्सिस्टेंस के लिए यूज करेंगे, और कुछ क्या करेंगे, उसको सोल्ड कर देंगे, यानी कि ब्रिटिशर्स को दे देंगे। तो ए वर्ल्ड इकोनॉमी टेक्स शेप, यानी कि 19th सेंचुरी वाले में पहली टॉपिक क्या थी, ए वर्ल्ड इकोनॉमी शेप। अब दूसरी टॉपिक क्या आती है, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि ग्लोबल वर्ल्ड को बनाने में टेक्नोलॉजी क्या रोल प्ले कर रही है। टेक्नोलॉजी एडवांस वर ऑफ्टन द रिजल्ट ऑफ लार्ज सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल फैक्टर।
टेक्नोलॉजी यानी कि एडवांस टेक्नोलॉजी क्या कर रही है, जो सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल फैक्टर है उसको एक रिजल्ट दे रही है। वो फैक्टर से उसके फायदे क्या है, कॉलोनाइजर स्टिमुलस न्यू इन्वेस्टमेंट एंड इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्ट। उन्होंने क्या किया, ट्रांसपोर्ट की यातायात के साधनों को क्या किया, बढ़ा दिया, जिससे क्या आई, फास्टर रेलवे आई, लाइटर वैगन्स आई और बड़ी बड़ी शिप आई, ताकि हम क्या करें, एक चीजों को दूसरे जगह पे अच्छी तरह से मूव करा पाए और हम सोशली, इकोनॉमिकली और कल्चरली बड़े दूसरे देशों से मतलब अपने आप को डेवलप कर पाए और वर्ल्ड को एक दूसरे कंट्री को इंटरेक्ट करा पाए। अब जैसे टेक्नोलॉजी का एक इम्पैक्ट और है कि मीट की सप्लाई होती थी, पहले रेफ्रिजरेटर शिप नहीं रहा करती थी। जब रेफ्रिजरेटर शिप का ही टेक्नोलॉजी का कंट्रीब्यूशन है, जिसकी वजह से क्या हुआ, इनेबल द ट्रांसपोर्ट ऑफ परसिबल फूड ओवर लॉन्ग टाइम, यानी कि बिना खराब हुए सामानों को क्या कर सकते हैं, हम बहुत दूरी पे भेज सकते हैं, कुछ ही लॉन्ग डिस्टेंस पे भेज सकते हैं। पहले जब ये रेफ्रिजरेटर शिप नहीं थी तो उसका इम्पैक्ट ये पड़ता था कि जैसे यहाँ से बहुत सारी गोड्स वगैरह को क्या किया गया, शेल्टर हाउस से उठा के क्या किए, शिप में हम लोग लोड कर दिए। शिप में लोड करने के बाद काफी दिन पहुंचते पहुंचते बहुत सारी गोड्स वगैरह हो जाती थी, डाइड हो जाती, बहुत सारी गोड्स वगैरह क्या होती थी, डेथ हो जाती थी। और जाते जाते इनकी क्या होती थी, बहुत सारी जो गोड्स का वेट होता था वो भी कम हो जाता था, जिसकी वजह से क्या, वो बहुत ही ज्यादा नुकसान हो था। और सिस्टम ये था कि आप जहाँ पे लेके जाएंगे वहीं पे काटेंगे और बेचेंगे। अब जब रेफ्रिजरेटर शिप आई तो उनकी मीट को क्या किया गया, डायरेक्ट सप्लाई किया जाने लगा। अब क्या होगी, गोट को सप्लाई नहीं किया जा रहा था, अब किसको, उनकी मीट को सप्लाई किया जा रहा था। इस तरह से ग्लोबल को एक दूसरे से ग्लोबल वर्ल्ड बनाने में, इंटरेक्ट कराने में टेक्नोलॉजी क्या करती है, मेजर रोल प्ले कर रही है। 19th सेंचुरी कॉलोनिज्म, उस समय कंडीशन क्या थी बेटा, ट्रेड फ्लरिश एंड मार्केट एक्सपेंडेड इन द लेट 19th सेंचुरी। क्या टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी थी, टेक्नोलॉजी डेवलप बहुत अच्छी तरह से हो रही थी और क्या हो रहा था, ट्रेड खूब अच्छी तरह से फ्लरिश हो रहा था। कब, मिड इन द लेट 19th सेंचुरी। क्या हुआ भाई, ट्रेड फ्लरिश होगा, मार्केट क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन इसके साथ क्या हुआ, इकोनॉमी अच्छी होती गई और क्या हुआ, लोगों ने अपनी लाइफ को अच्छा जीना, मतलब जो भी कंट्री थी वो क्या हुई, बिकम मोर प्रॉस्परस होती चली गई। लेकिन इसके क्या हुए, बहुत सारे डार्कर साइड्स भी हुए। डार्कर साइड क्या हुए, कॉलोनिज्म के। अब क्या हुआ, मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड, ठीक है, ट्रेड क्या हुआ, बढ़ा, क्लोजर रिलेशन विथ वर्ल्ड इकोनॉमी, और क्या वर्ल्ड इकोनॉमी से गहरा संबंध, मतलब बहुत गहरा संबंध बनता गया। लेकिन बट क्या हुआ, लेकिन लोगों ने क्या किया, अपनी फ्रीडम और अपनी लाइवलीहुड को क्या किया, लॉस कर दिया था, खो चुका था। डार्कर साइड का एक इम्पैक्ट क्या है कि लोग अपनी फ्रीडम और लिवलीहुड्स को यानी जीविकोपार्जन की क्रिया को क्या वो खो चुके थे। और क्या हुआ, यूरोपियन कॉन्क्वेस्ट, जहाँ पे यूरोपियन क्या करते थे, जीत जाते थे, इनका जीतना क्या हुआ होता था बेटा, वेरी पेनफुल, यानी मेनी पेनफुल होता था, किसके लिए, इकोनॉमिक, सोशल एंड इकोलॉजिकली चेंज के लिए। क्या हुआ, जहाँ पे ये क्या करते थे, कॉलोनाइज सोसाइटी बनाते थे, वहां पे इकोनॉमी तो क्या होती थी, बहुत अच्छी हो जाती थी, लेकिन वहां के लोगों को बहुत ही ज्यादा पेनफुल होना पड़ता था, बड़ी समस्याएं आती थी। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल है आपके पास, एक एग्जांपल है यूरोपियन पावर इन अफ्रीका। अफ्रीका में जाते हैं तो क्या करते हैं, जो एक अखंड था अफ्रीका, क्या हुआ था पहले से, जो एक अपने आप में एक बिल्डअप होके बना हुआ था, मतलब उसके पार्ट्स नहीं थे, उसको क्या किया इन्होंने, बहुत सारे बॉर्डर्स को क्या किया, डिमार्क कर दिया, उसको बहुत सारे भागों में बंटवा दिया। क्यों, क्योंकि इनको क्या करना था, जीत चुके थे कॉलोनाइज करने की चाहत में। और क्या हुआ, 1885 में बिग यूरोपियन पावर कहाँ पे मिलती है, बर्लिन में मिलती है, और पूरी अपनी क्या करती है, कार्विंग अप ऑफ द अफ्रीका बिटवीन देम, अपने आप को क्या करती है, अफ्रीका के कुछ हिस्सों को अपने में समाहित कर लेती है। ठीक, और ये जो एग्जांपल है ये बताते हैं कि वन एग्जांपल ऑफ द डिस्ट्रक्टिव इंपैक्ट ऑफ कॉलोनिज्म, मतलब इफेक्टिव इंपैक्ट नहीं था, डिस्ट्रक्टिव, बहुत ही बुरा इंपैक्ट था। कहाँ पे, जहाँ के लोग जहाँ पे ये लोग क्या करते थे, जीतते थे वहां की इकोनॉमी, और कॉलोनाइज पीपल जो लोग हुआ करते थे उनके
फूड को ये बैडली इफेक्टेड करते थे, ठीक है। इनके आने से अच्छी बात है, 19वीं सेंचुरी में ट्रेड फ्लरिश हुआ, मार्केट एक्सपेंड किया, वेरी गुड, बहुत अच्छा हुआ। लेकिन उसके डार्कर साइड में, डार्कर साइड में क्या हुआ, एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड हुआ, लेकिन पीपल्स के जो अपनी फ्रीडम थी उन्होंने वो क्या किया, खो दिया। यूरोपियन कंट्रीज, यूरोपियंस जहाँ पे भी कंटेस्ट करते थे, विजय पाते थे, वहां की इकोनॉमी को बिल्डअप करते थे, लेकिन क्या होता था, मेनी पेनफुल इकोनॉमिक, सोशली एंड इकोलॉजिकल चेंज हो करता था, यानी कि वहां के लोगों को बहुत ही ज्यादा दिक्कत हुई करती थी। उसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, यूरोपियन पावर इन अफ्रीका वाला, ये वाला एग्जाम्पल है, ठीक है। और दूसरा क्या है, बिग बर्लिन में अपने आप को कार्विंग अप करके और अफ्रीका से आजाद कर चुके थे, मतलब अफ्रीका को बांट चुके थे, ठीक है। ठीक है, रिंडरपेस्ट आर द कैटल प्ले। यूरोपियन कम टू अफ्रीका होपिंग टू इस्टेब्लिश प्लांटेशन माइंस टू प्रोड्यूस क्रॉप एंड मिनरल्स फॉर एक्सपोर्ट टू यूरोप, यानी कि आए इस आशा में कि क्या करेंगे, हम जाकर वहाँ पे प्लांटेशन को इस्टेब्लिश करेंगे और वहाँ से क्रॉप्स को प्रोड्यूस करके और मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करके हम लेके जाएंगे कहाँ पे, यूरोप में। लेकिन देखते क्या है कि वो वहाँ पे एक अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स थी। अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम क्या थी, वो वहाँ पे लेबर शॉर्टेज हो गए थे, ठीक है। और जिस वजह से क्या है कि वो हम क्या करेंगे, वहाँ पे वर्क कराएंगे वेजेस देके। अब यहाँ पे लेबर की शॉर्टेज थी, लेबर की शॉर्टेज क्यों हुई, ठीक है। उसी समय आती है क्या, रिंडर पेस्ट, एक प्रकार की डिवेस्टिंग रहती है, कैटल डिजीज, और वो क्या करती है, कब आती है, 1880 में आती है। कब आती है, 1880 में। कहाँ पे, अफ्रीका में। अब इसके आने से वजह से क्या होता है, जितने भी कैटल्स रहते हैं वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं, धीरे धीरे इन्फेक्टेड मरना शुरू हो जाते हैं, और उसी इन्फेक्टेड कैटल को क्या किया जाता है, इम्पोर्ट किया जाता है, कहाँ पे, फ्रॉम ब्रिटिश एशिया टू फीड द इटालियन, जो ब्रिटिश ऑक्युपाइड एशिया है वहाँ से इसको क्या किया जाता है, खरीद के बाई करके भेजा जाता है इटालियन सोल्डर। अब जिसको देखते हुए इटालियन सोल्डर लिखा है, और इटालियन सोल्डर को खाते ही ये जंगल की आग से, फॉरेस्ट फायर की तरह से कहाँ पहुँच गई, अफ्रीका से अटलांटिक कोस्ट पे पहुँच जाती। कब, 1892 में, यानी कि 1880 में आती है और 1892 में कहाँ पहुँच जाती है, अफ्रीका से अटलांटिक कोस्ट पे। और रिंडरपेस्ट की वजह से 90% केटल मर जाते हैं। अब 90% केटल जब मर जाते हैं तो समस्या ये हो जाती है कि पहले जब आए थे तो इनको शॉर्टेज मिला था, लेकिन आज के कंडीशन में बहुत ज़्यादा कैटल को लॉस होने की वजह से अफ्रीकन के जो लोग थे उनकी लिवलीहुड डिस्ट्रॉय हो गई थी। और इसको देखते हुए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी समझते हैं कौन, यूरोपियंस। और उन्होंने क्या किया, अब उनको मिलना शुरू हो गए प्लांटर्स, माइन ओनर्स एंड कॉलोनियल गवर्नमेंट नाउ सक्सेसफुली मोनोपोलाई। पहले आए थे तो उनको कोई नहीं मिलने वाला था कि क्या किया जाए, लो लेबर उनको मिले, लेकिन जैसे ही रिंडरपेस्ट आती है उन लोगों को मिल जाते हैं क्या, लेबर, और आसानी से यूरोपियन कॉलोनाइजर कन्क्वेयर आराम से जीत लेते हैं और सबडिग्यूट करते हैं अफ्रीकन को, और लोगों को क्या ला देते हैं, लेबर मार्केट में ला देते हैं, फोर्स टू लेबर मार्केट, क्या होता है, मोनोपोलाइज करते हैं और लेबर मार्केट में अफ्रीकन पीपल्स को लाने का काम करते हैं।